माताओं बहनों को इसी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अंकिता भंडारी को न्याय मिल सकता है। सितंबर 2022 में उत्तराखंड से एक केस सामने आया था, अंकिता भंडारी केस ये था कि ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की से कथित तौर पर स्पेशल सर्विस मांगी गई और जब उसने मना कर दिया तो हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए थे, पुलकित, सौरभ और अंकित। तीनों को ही उम्र कैद की सज़ा हुई है। इस केस में अंकिता की एक चैट भी सामने आई थी जिसमें वीआईपी का जिक्र है। ये स्पेशल सर्विस किसी वीआईपी को दी जानी थी। अंकिता ने इस चैट में अपने दोस्त से कहा था कि कोई वीआईपी है। इस केस में एसआईटी का गठन किया गया था। ये वीआईपी कौन है, इसकी जांच के लिए राज्य के लोग और विपक्ष केस सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में आम लोगों से लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग की है कि वीआईपी का नाम सामने लाया जाए, जांच सीबीआई को सौंपी जाए। लगातार यहाँ पर मांग उठ रही है और सुबह से ही जो प्रदर्शनकारी हैं, तमाम संगठन के जो यहाँ मौजूद हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षा भी यहाँ चाक चौबंद है और लगातार मांग की जा रही है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती वो यहाँ से टसमस नहीं होंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड बंद का भी आह्वान यहाँ किया जा रहा है। मेरे पीछे प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं और मांग भी उठ रही है। बीते दिनों जिस तरह से उर्मिला सनावर के द्वारा वीडियो रिलीज किए गए थे, उसके बाद कुछ लोगों के नाम आए, दुष्यंत गौतम के नाम आए और तमाम जो इसमें भाजपा नेता इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सुरेश राठौर हो, उनके नाम लिए गए। इसके बाद जो जिस तरह से कोहराम मचा है पूरे उत्तराखंड में, जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इस केस के 3 साल बाद अचानक से ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े दावे के बाद शुरू हुआ है। दावे के पीछे नाम है उर्मिला सनावर। हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से विधायक रहे सुरेश राठौर की पत्नी हैं, लेकिन सुरेश राठौर उर्मिला से कोई भी रिश्ता होने से इनकार करते हैं। उर्मिला का दावा है कि चैट में जिस वीआईपी का जिक्र हुआ है वो सीनियर लीडर हैं, उन्हीं के लिए स्पेशल सर्विस की मांग की जा रही थी। उर्मिला सनावर ने ऑडियो क्लिप रिलीज की। इसमें सुरेश राठौर वीआईपी का नाम गट्टू बता रहे हैं। उर्मिला ने साफ किया कि ये गट्टू दुष्यंत गौतम है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सुरेश राठौर ने ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया है और इसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश करा रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने इस क्लिप को फर्जी बताते हुए इसे सोशल मीडिया से हटवाने की मांग की थी। ऐसे में फिलहाल ये मामला आरोपों, जवाबों और पुराने विवादों के बीच उलझा हुआ है। ऑडियो आने के बाद उर्मिला सनावर का ये बयान भी आया है, सुन लीजिए। जिस रात इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़े की, उस रात हमने वो रिकॉर्डिंग करी। तो उस रात जो भी इन्होंने वो शुरुआत करी, वो लड़ाई हमेशा दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर इन्होंने लड़ाई शुरुआत करी है, जो देश के राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। और वो हमारे मतलब हम उनको भाई बोलते हैं अपने, भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। तब हमने कहा कि देखो तुम उनकी छवि धूमिल कर रहे हो, कितने अच्छे इंसान है और तुम बिना मतलब में उनके बारे में अनर्गल बातें बोलते हो, उनकी छवि खराब करते हो। तब इन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया हमारे बीच में कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के 6-7 बताए, अवैध बच्चा बताया। और वो लड़ाई चलते बहुत सारे उसमें इन्होंने किस्से औरों के भी सुनाए। और वो किस्सा उसमें एक आया, अंकिता भंडारी हत्या कांड। तो इन्होंने कहा तुझे पता है वो वीआईपी वही गट्टू था, तेरा भाई दुष्यंत कुमार गौतम वही जा रहा था उस रात। उसे मतलब अंकिता भंडारी ने डिनाई कर दिया हर चीज के लिए ना, तो वो जा रहा था उस रात ना, इसीलिए वो उसे मरवा दिया गया। पुलिस ने दोनों उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए हैं और उन्हें नोटिस जारी की है। सुरेश राठौर को पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि सुरेश ने उर्मिला को 50 लाख रुपए दिए थे क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस उर्मिला की तलाश कर रही है लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। उनके घर के बाहर नोटिस लगे हुए हैं। उनका एक वीडियो ज़रूर फेसबुक पर आया है जिसमें वो एक ऑटो में बैठी हैं और दावा कर रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। देखिए वीडियो।
इन तमाम आरोप और दावों के बाद वीआईपी है कौन, इसे लेकर अभी भी सवाल किए जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि एसआईटी की जांच को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सही माना है। ऐसे में विपक्ष सिर्फ इस मामले को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मामला बढ़ा तो हरिद्वार ग्रामीण एसपी शेखर सुयाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वीआईपी का नाम पहली बार मीडिया के सामने रखा। जिस व्यक्ति से चैट की गई थी उससे पूछताछ की गई, उसके बयान दर्ज किए गए थे। उसने स्वीकार किया कि उसने उस व्यक्ति को देखा था और उससे बातचीत भी की थी। इसी आधार पर एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाई। जांच के बाद उस व्यक्ति की पहचान धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान के रूप में हुई। सुनिए उनका पूरा बयान। अब हमारा अगला उस वीआईपी को फाइंड आउट करने का एकमात्र सूत्र था पुष्पदीप जो मित्र है। तो मित्र से जब हमने कहा कि साहब हाँ मैंने देखा, मैंने उससे उनके जो साथ है तो उनसे बात भी करी, और मेरा मानना है कि ये वीआईपी वही होगा जो मंडे को आना था, जो मंडे को वीआईपी आना था वाली बात। कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उन शख्स तक पहुँचे बड़ी पड़ताल के बाद। हमने स्टाफ से बात करी, एक होले का के हिसाब से हमने कई चीज़ें बताई, क्योंकि ये था कि उसके साथ एक बॉक्सर थे। ये चीज़ चूँकि पहले भी शायद मैं इस अंदाज में हमने आपसे बात करी, लेकिन डिटेल चूँकि आज मामला कन्विक्टेड है और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो, ट्रायल कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट हो, वो सारे वर्डिक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो मैं आज खुल के उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन मैं अभी ये, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं और मिस्टर खोलिया इंस्पेक्टर आईओ जो इस केस के आईओ थे, लगातार इस केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर काउंटर लगता है या हाई कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो हम दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें उसमें आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी होती है हम करते हैं। तो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने हम उस पर हमारी चर्चा होती है। तो वो जो वीआईपी टर्मिनोलॉजी आई, उस हुलिये के आधार पे हमको हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो जो एक बनाया, तो ऐसे हुलिये के कुछ लोग जो हमको लगे कि ये तो हमारा प्राइम मकसद था कि उस शख्स से पूछा जाए जहाँ से ये टर्मिनोलॉजी जनरेट हुई है। तो उन्होंने को जब बताया, उन्होंने कहा साहब ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति तक हम पहुँचे। उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था, क्योंकि वो हमारी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनकी तरफ से जो हमने स्टेटमेंट लिखे वो हम सारे कोर्ट में लगा चुके हैं। तो उनके बयान हमारे पास हैं। और मित्र से जब हमने पूछा, जो पुष्पदीप हैं, तो उन्होंने इस बात को माना, हाँ साहब ये वही व्यक्ति है जो उस दिन 16 तारीख को मैंने देखा था और इनसे मेरी बात हुई थी। तो ये उस वीआईपी टर्मिनोलॉजी का फाइनल इन था अकॉर्डिंग टू एसआईटी। अब इस केस में बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं। 2 जनवरी को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया ने बताया कि मृतका के घर वालों पर दबाव बनाए जाने की बात सामने आ रही है। वीआईपी पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। सुनिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा इस पर। इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हम अभी भी कह रहा हूं, कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार हर जांच के तैयार है। एक बार ये पूरा केस भी दोहरा लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में देश भर में चर्चा में आया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 की रात को अचानक लापता हो गई थी। इसके 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया और शरीर पर भी चोट के निशान मिले। मामले की जांच में सामने आया कि बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस यानी यौन संबंध का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।